सबसे पहले ensemble पे आ जाते हैं कि व्हाट इज एन ensemble। अच्छा, ensemble मैंने आपको जैसे सिस्टम्स पढ़ाए थे, तो ensemble एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स। और सिस्टम्स किस तरह के कि जैसे कोई आइडियल गैस का सिस्टम है, तो उसमें आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम उस स्पेस का जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड हैं, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये उनकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास एक इंसाम्बल है तो उसमें हमारे पास सिमिलर सिस्टम्स हों, यानी कि ऐसे सिस्टम से बना हो कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक सिस्टम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ राइट साइड पे, इससे मैंने वॉल्यूम V कहा, प्रेशर P, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी E एंड टेम्परेचर T, ठीक है। अब अब जो इंसाम्बल होगा वो कैसे बनेगा कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स को मैं पकड़ूं और उनको मैं एंड टू एंड ज्वाइन कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली लेफ्ट साइड पे ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरह का जब मैं कलेक्शन ऑफ सिस्टम, सिमिलर सिस्टम्स बनाऊंगी, एक जैसे सिस्टम्स होंगे, यानी उनमें कोई फर्क नहीं होगा उनकी एनर्जी में, प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो उस केस में जब मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स बनेगी तो उस कलेक्शन को मैं क्या कहूंगी, इंसाम्बल कहूंगी, ठीक है। अब इंसाम्बल के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो मैंने सिस्टम्स ज्वाइन करके, ये जो मैंने यहाँ पे 8 सिस्टम्स को ज्वाइन किया है, ये सिस्टम्स मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने चाहिए। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि इनका प्रेशर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मींस कि उनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं दे मस्ट बी सेम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी, देर ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद है कि सिस्टम मस्ट बी नॉन इंटरेक्टिंग। नॉन इंटरेक्टिंग क्या होते हैं कि दे आर लाइक आइसोलेटेड, ये एक दूसरे से आइसोलेटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो सिस्टम, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट सिस्टम है, तो ये सेकंड सिस्टम के साथ किसी भी तरह इंटरेक्ट ना कर रहा हो, ना इसके पार्टिकल सेकंड सिस्टम में जा सके, ना इसका टेम्परेचर यानी कि हीट या एनर्जी सेकंड सिस्टम में जा सके, ना इसका प्रेशर सेकंड सिस्टम के प्रेशर को अफेक्ट कर सके। तो जब इस तरह की चीज हमारे पास बनती है तो हमारे पास क्या होता है, हम ऐसी चीज को कहते हैं कि इट इज एन ensemble। अब आ जाते हैं माइक्रोकैनोनिकल ensemble। माइक्रोकैनोनिकल ensemble जो होता है उसमें हमारे पास ये होता है कि जो बेसिकली सिस्टम्स होते हैं दे आर लाइक आइसोलेटेड, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद उनके वॉल्यूम और एनर्जी, ठीक है, ये वाली जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये सेम होनी चाहिए हर सिस्टम की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी, ये वाली प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। एंड देन इसको एनवीई सैम्पल भी कहा जाता है, इंसाम्बल भी कहा जाता है, माइक्रोकैनोनिकल इंसाम्बल को। और दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे हमारे पास आप देखिए मैंने डबल लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे डबल वॉल बनाई हुई है। दैट डबल वॉल बेसिकली इंडिकेट्स कि आपके पास जो सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। ये वॉल बनाने का मकसद क्या है कि आपके सिस्टम्स की जो एनर्जी है, वॉल्यूम है या पार्टिकल्स हैं, वो दूसरे सिस्टम की एनर्जी, वॉल्यूम और पार्टिकल्स को अफेक्ट ना कर सकें। लेकिन अब होता क्या है कि जो परफेक्ट आइसोलेशन होती है ना, ये अनअचीवेबल होती है। आप लेबोरेटरी कंडीशंस में ये वाली जो कंडीशंस हैं आइसोलेशन की, अचीव नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू अ सर्टेन लेवल, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मे बी लीक्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि जाहिर है लेबोरेटरी में आप इतनी आइडियल कंडीशंस अचीव नहीं कर सकते। ओके, सो प्रैक्टिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी फिक्स्ड। तो हम क्या करते हैं कि हम एक रेंज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ एनर्जी क्या कंसिडर हमने की कि सपोज हमारे पास एनर्जी की एक वैल्यू है E, दूसरी वैल्यू है E प्लस डेल E, और हम कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है अब उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ E से लेके E प्लस डेल E तक वेरी कर सकती है। इसके अलावा अगर इसके अलावा हमारे जो सिस्टम है उसके पार्टिकल्स इसके अलावा कोई भी एनर्जी स्टेट फेज स्पेस में ऑक्युपाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में फेज स्पेस ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एनर्जी स्टेट्स, मैंने आपको दो सर्फेसेस बनाए, एक की एनर्जी ई है, दूसरे की ई प्लस डेल ई है, और उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, फेज पॉइंट्स पड़े हुए हैं। और फेज पॉइंट्स
किसी एक सरफेस के ऊपर नहीं है, बल्कि इन दोनों सरफेस के दरमियान स्कैटर्ड है, ठीक है। तो फेज पॉइंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ई से लेके ई प्लस डेल ई तक, ठीक है। हमने ये कंसिडर कर लिया क्योंकि हमें लेबोरेटरी में आइडियल कंडीशंस नहीं मिल सकती थी। अब आगे देते हैं, वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्लक्चुएट्स इन द रेंज ई प्लस ई टू डेल ई टू ई प्लस डेल ई. Also, the phase points can fluctuate but lie between the two systems in phase space. It cannot lie out of the system, right? It's system से बाहर नहीं जा सकते जो मैंने ड्रॉ किए. Phase points can only be presented below E in E plus del E if the energy of the system is greater than this range. The phase points can go out of the surfaces. Okay, let me see. Please stop it, girls. Acha. One thing must be kept in mind that the density of phase points is constant in the range E to del E plus E and is zero outside this range. अब ये वाली चीज आपको याद रखने की है. ये वाली जो चीज है बेसिकली ये पैराग्राफ, ये डेफिनेशन है आपके पास माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की. इसमें वो ये कह रहा है कि जो फेस पॉइंट्स हैं, हमने जब डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स पढ़ा था, वो ये है कि जो हमारे पास फेस पॉइंट्स हैं उनमें से कभी भी आपके अगर फेस पॉइंट्स इन इन दो सर्फेसेस से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इनसे बाहर नहीं जा सकते. दे आर सपोज टू बी बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, राइट. इनसे बाहर नहीं जाएंगे आपके फेस पॉइंट्स. अगर इनसे बाहर कोई फेस पॉइंट जाता है, ठीक है, अगर इस वाले स्पेस से बाहर कोई फेस पॉइंट चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स इसका फंक्शन होता है, एनर्जी का फंक्शन होता है, ठीक है. और अगर हमारे पास एक हमारी रिक्वायर्ड जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी रेंज है, उससे बाहर अगर हमारे फेस पॉइंट्स जाएंगे तो वो कंसिडर नहीं होंगे. और इससे बाहर, इस वाली रेंज से बाहर हमारे पास डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स जीरो हो जाती है, ठीक है. एक स्पेसिफिक रेंज होती है और इससे जाहिर है कि एक हम हमारा हमारा गोल क्या है कि एक हमने आइडियल सिस्टम अचीव करना है. आइडियल सिस्टम तो हम अचीव कर नहीं सकते. अगर सिस्टम अचीव नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, एक रेंज बना लेते हैं, ठीक है. रेंज तो आइडियल, एक आइडियल स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब ये होगा कि जो फेस स्पेस है इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है और मैं उस पॉइंट से बाहर नहीं निकल सकूंगी, ठीक है. आइडियल कंडीशन का मतलब ये होता है. लेकिन मैं उस आइडियल कंडीशन को मैंने बताया कि अचीव नहीं कर सकती लेबोरेटरी कंडीशंस में, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक रेंज डिफाइन कर लेती हूँ, ठीक है. अब रेंज जो है उसके अंदर उसकी लिमिट्स में तो रहा जा सकता है ना, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस रेंज से बाहर जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स होती है वो जीरो होती है. और ये वाली जो कंडीशन होती है ये किस केस में आती है, जब हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल इंसाम्बल का केस आता है, ठीक है. पहले मैंने आपको इंसाम्बल के बारे में बताया कि इंसाम्बल क्या होता है. इंसाम्बल होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स. फिर माइक्रो कैनोनिकल इंसाम्बल के ऊपर आए हम और हमने कहा कि माइक्रो कैनोनिकल इंसाम्बल में हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं और उनका NVE यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक हो गया जी. अब हम आगे चलते हैं. Thus we can write the following equation to define microcanonical ensemble. इक्वेशन जनाब ये है कि डेंसिटी of phase point is constant when energy is between E to E plus del E and it is zero outside E to E plus del E, right? अच्छा जी. इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इस कंडीशन को ऐसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को मैंने यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है. वैसे तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट डिपेंड्स ऑन एज एंड अदर स्टफ, लेकिन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि इफ E minus del E, E minus del E is 1 for E minus E naught, when E minus E naught is equal to E plus del E and 0 is. अच्छा जी. यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स एंट्रोपी. नो मैम. ठीक है. एंट्रोपी बेसिकली होता क्या है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था. एंट्रोपी क्या होता है कि इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर सिस्टम. और
हम एंट्रोपी को कैसे हम पढ़ते थे कि एंट्रोपी जो हम ds इज इक्वल टू dq by dt, where ds is the amount of heat removed or absorbed by the system at temperature T. ठीक है? यस अच्छा जी। मैम, ये सारी बुक्स में भी हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं? बुक में डेफिनेटली, क्यों? तो मैम मतलब हम रिटर्न नोट्स नहीं पे खुद से लिखे पे बुक से हम लोग कर लेंगे। नहीं, आप बुक और नोट्स दोनों को कंसल्ट करेंगे। ओके मैम। अच्छा, सो अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एंट्रोपी जो हमारे पास ऑर्डिनरी एंट्रोपी होती है, अ, जब हम इस आपने जैसे फर्स्ट ईयर के केस में पढ़ा था, सिंपल एंट्रोपी में हमने क्या पढ़ा था कि एंट्रोपी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी कहते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स की फॉर्म में स्टेट्स ड्रॉ की है, स्टेप 1 स्टेट ए है, स्टेप 2 स्टेट बी है, स्टेप 3 जो है वो स्टेट सी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास हमारा सिस्टम पहले पॉइंट स्टेट ए से बी पे जाता है, फिर बी से सी पे जाता है, ठीक है? और इस वाली जो स्टेप्स को फॉलो करता हुआ जाता है इसे मैं पाथ 1 कहती हूँ, ठीक है? देन हमारा सिस्टम ए टू सी पे डायरेक्ट जंप कर जाता है, और दिस इज पाथ 2। अब होता ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। अब मसला ये है कि हमारे पास नो मैटर हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स है या सिस्टम है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पॉइंट सी के ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो V3 होगा, टेम्परेचर T3 होगा और एंट्रोपी S3 होगी, ठीक है? हमारा सिस्टम जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया है। सो एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, इसलिए इसे कहा जाता है या इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहा जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारी जो एंट्रोपी है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास हमें टोटल एंट्रोपी किसी भी चाहिए, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इस पूरे सिस्टम है ना टोटल एंट्रोपी बताएं कि हर पॉइंट पे क्या एंट्रोपी, हर स्टेट की एंट्रोपी अगर मुझे आपसे पूछनी है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप हर स्टेट पे जो एंट्रोपी होगी आप उसको कैलकुलेट करोगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक हो गया? दूसरी चीज, एंट्रोपी जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल नेचुरल सिस्टम्स। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो हीट होती है एनवायरनमेंट में इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी जो हीट हो वो डिक्रीज कर रही हो, ठीक है? ओवरऑल एनवायरनमेंट की जो हीट होती है दैट इज इंक्रीजिंग। सो ये होती है हमारे पास एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर ऑल नेचुरल सिस्टम्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो एंट्रोपी होती है उसे हम डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू लॉग डेल आर, डेल गैमा। अच्छा, अब यहाँ पे एंट्रोपी को एक सिग्मा की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, डेल गैमा क्या है? डेल गैमा हमें पता है कि इट इज वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हम कैसे लेते हैं, मोमेंटम पोजीशन और मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? फेज स्पेस में हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, बेसिकली दो ही चीजें होती है, एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें मोमेंटम लेना हो तो हम क्या करते हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है एक यूनिट सेल का। तो अगर इसी तरह मुझे फेज स्पेस में वॉल्यूम फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगी कि मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो मैंने यहाँ पे किया। Then we all know कि there are 3n position coordinates and 3n momentum coordinates। तो हम मैथमेटिकल फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम इस तरह की किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसकी पावर ले लेते हैं, ठीक है? सो मेरे पावर में 3n लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि मैंने मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, mv। सो मैंने p की जगह mv लिख दिया, mv इंटू l पावर 3n। अब दोनों अगर मैं v को mv को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं t से तो हमारे पास इट वुड बी सेम एज मल्टीप्लाइंग mv विद 1। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, v by t इज इक्वल टू a, हियर इट इज रिटन ma
इंटू टी इंटू एल पावर 3n। ओके, अब हमें पता है कि एम ए क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है, सो मैंने यहाँ फोर्स लिख दिया। अब आगे अगर देखा जाए तो ये फोर्स है और ये एल है। एल क्या होता है, डिस्टेंस होता है। हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। सो मैं यहाँ पे एफ इंटू एल क्या करूंगी, डब्ल्यू के इक्वल कर दूंगी, डब्ल्यू इंटू टी पावर 3n। अब डब्ल्यू इंटू टी जो होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। आप सबको पता है इसकी यूनिट सेम होती है प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट की। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो अच्छा एंट्रोपी की, theoretical masih masih PR पे textbook बंदा ठरी के क्लास प्लीज म्यूट योर माइक्स। वाज नहीं असली है तेरे वाली डिस्क आई ओके, सो कपड़े तो कैसे ना गर्ल्स प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अच्छा, सो हमारे पास एंट्रोपी की यूनिट्स क्या आ जाती हैं, वर्क इनटू टाइम, वर्क और टाइम की यूनिट आ जाती है हमारे पास। ठीक हो गया जनाब। सो अच्छा जनाब, अब अगर मैं ये कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूँ एंट्रोपी जो है मेरे पास, इसको आप डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाएं, ये आपका होमवर्क है। एक चीज होती है एंट्रोपी, उसकी यूनिट्स मैंने आपको डिराइव करवा दी। अब अगला सवाल ये है कि डायमेंशनलेस एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशनलेस एंट्रोपी। डायमेंशनलेस एंट्रोपी जो होता है वो हमारे पास होता है, इट इज एक्चुअली, मैं इस एंट्रोपी को जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको मैं डिवाइड कर दूं 8 से, तो मेरे पास आ जाती है डायमेंशनलेस एंट्रोपी। एंड गर्ल्स देयर इज अ मिस्टेक, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैंने लॉग लिखना, नोट्स में मैंने लॉग नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे, अच्छा नहीं सॉरी, डजंट मैटर, सॉरी 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 सॉरी। सो आपने करना क्या है कि यहाँ पे तो हमारे पास डेल आर की वैल्यू आ गई है। डेल आर जो है हमारे पास, जो इसकी डायमेंशन है वही हमारे पास एंट्रोपी की डायमेंशन होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे डायमेंशनलेस एंट्रोपी के बारे में बताएं, तो मैं इस डेल आर को मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। जब मैं इस डेल आर को प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेट इनटू टाइम की डायमेंशंस और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस हैं या यूनिट हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। जब ये कैंसल आउट हो जाएंगी तो एंट्रोपी क्या बन जाएगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एंट्रोपी। अच्छा, in a state of equilibrium entropy of a system is maximum. Entropy depends on energy, volume and number of particles. अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो एंट्रोपी होती है वो इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होती है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब इसका यह है कि जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच कर लेता है तो क्या उसके बाद, इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करने के बाद, क्या सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, कोई फर्दर चेंज आता है, नहीं आता। क्योंकि अब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसके बाद उसमें फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे, एंट्रोपी में फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस केस में हमारे पास जो डिसऑर्डर होता है सिस्टम का वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे इसलिए पहुंच जाता है कि हमारे पास, सपोज एग्जाम्पल भी मैंने आगे दी हुई है कि एक अगर आप टब लें वाटर का और उसमें एक आइस क्यूब ले लें। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ होंगे, वाटर में प्रेजेंट होंगे, और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ होंगे, फ्रोजन आइस क्यूब में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब आप, तो आपको सर्टेनिटी है कि भाई यहाँ पे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो आइस है वो मेल्ट करने लगे, ठीक है, अब क्या हो कि आइस अपनी एनर्जी वाटर को देने लगे, ठीक है, खुद आइस क्या हो रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। इक्विलिब्रियम जाहिर है अब उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर एक पॉइंट आता है कि आपकी एनर्जी होती है सिस्टम की, एक पॉइंट आता है कि मजीद जो है ना आइस जब बिल्कुल मेल्ट हो जाती है तो उस केस में अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है।
अब आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि अब आपके सिस्टम में रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो एंट्रोपी बेसिकली होती क्या है? एंट्रोपी जो होती है वो मेजर ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम ही होती है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी सिस्टम में उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, और रैंडमनेस जो होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एंट्रोपी है वो तीन चीजों का फंक्शन होती है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एनर्जी पे डिपेंड करती है सिस्टम की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है सिस्टम के, और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है सिस्टम की। ठीक है, अब ये किस तरह करती है तो हम देखते हैं। जाहिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको पता है कि अगर आपके सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तो रैंडमनेस ऑब्वियसली ज्यादा होगी, पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है एंड स्टफ। उसके बाद अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इन दैट केस रैंडमनेस मजीद इंक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो आपके पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो फ्रीक्वेंटली मूव करेंगे, और एनर्जी ज्यादा होने से आपके मजीद पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो इस तरह से एंट्रोपी जो है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है, इनका फंक्शन होती है। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वॉल्यूम आर कांस्टेंट एंड एनर्जी इज चेंजिंग। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम किस केस में आता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का केस ये होता है कि आपके पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कांस्टेंट हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मैंने इंसाम्बल बनाया, ठीक है, सिस्टम्स बनाए हैं दो। अब इन दो सिस्टम में दो सब सिस्टम्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट वन की एंट्रोपी सिग्मा वन है, कंपार्टमेंट टू की एंट्रोपी सिग्मा टू है। इनको मैंने इंसुलेट किया हुआ है, दरमियान में एक बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, और ये बैरियर जो है ये क्या है? परमिएबल है बट ओनली फॉर हीट। परमिएबल ये हीट के लिए, कंडक्टिंग है फॉर हीट, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इससे पास नहीं कर सकते, और ये मूवेबल नहीं है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ हीट इससे कंडक्ट हो सकती है। फिर इंट्रोपी इज मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो अब सिस्टम जब आपके पास इक्विलिब्रियम को रीच करेगा तो आपकी इंट्रोपी मैक्सिमम होगी बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो मैं इंट्रोपी को क्या कहूंगी? इट इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज ओनली चेंजिंग। अब टोटल एंट्रोपी सिस्टम की क्या होती है? दोनों सब सिस्टम्स की एंट्रोपी को ऐड करें तो आपके पास आ गया जनाब टोटल एंट्रोपी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास जो एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है? एंट्रोपी का चेंज जीरो हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा वन, यानी टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एंट्रोपी वन प्लस टोटल चेंज इन एंट्रोपी टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम में चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज जीरो। अब अगर मैं ये करूं कि इक्वेशन नंबर वन जो है, इक्वेशन नंबर वन को मैंने क्या किया? डेल यू आई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डेल यू आई से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड टर्म को मैंने डेल यू टू से मल्टीप्लाई किया, डेल यू टू से डिवाइड किया। ठीक है, दिस थिंग हियर इज सिग्मा, this thing here also is sigma, sorry, this thing here is delta, delta sigma 1, this is delta sigma 2। ठीक है, ओके, नाउ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन क्या है? हमें हमें पता है कि हमारा सिस्टम एक तो इक्विलिब्रियम में, दूसरा आइसोलेटेड है, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स के जो भी चेंज आएगा सेकंड कंपार्टमेंट की एनर्जी में, ठीक है, सेकंड कंपार्टमेंट में अगर एनर्जी U2 है और यहाँ पे U1 है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चेंज आएगा। यानी कि ये सिस्टम्स क्या करेंगे? हमें पता है कि आइसोलेटेड है ना दोनों सब सिस्टम्स या सब कंपार्टमेंट्स, तो इनकी जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा? इक्वल और ऑपोजिट होगा। ठीक है, एनर्जी कभी भी सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे को एनर्जी दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन सिस्टम से बाहर एनर्जी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डेल यू टू इज इक्वल टू माइनस डेल यू वन इज इक्वल टू इक्वेशन वन, इक्वेशन ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम वन है वो हाई एनर्जी पे है, और वो क्या कर रहा है? सिस्टम टू को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन मीन्स कि आपका सिस्टम जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। रीराइट टू एज, इक्वेशन नंबर टू को मैं रीराइट कर सकती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस
डेल्टा को ui से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये जो डेल है इसको मैं सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं वही वाली चीज कर रही हूँ। अच्छा जी, उसको मैंने इक्वेशन को रीराइट किया तो ऐसे आ गई, और अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। जब मैंने इसमें वैल्यूज, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन 2 को रीराइट किया एज इक्वेशन 3 बाय चेंजिंग दिस डेल एंड दिस डेल, एंड नाउ अब मैं इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर ए एंड आई एम पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि मैं डेल u2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पे। इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। मैंने यहाँ से डेल ui को कॉमन ले लिया। अब हमें पता है कि डेल सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ। ऑब्वियसली दिस इज डेल सिग्मा इज दिस, सो हमें पता है कि चेंज इन एंट्रोपी तो 0 होता है, सो मैं 0 कर दूँ। अब एंट्रोपी 0 हो गई। नाउ मैं इसको लिख सकती हूँ, जब मेरे पास टोटल एंट्रोपी 0 है तो ये वाली चीज जाके 0 हो जाएगी, एंड देन मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल सिग्मा आई डिवाइडेड बाय डेल ui इज इक्वल टू डेल सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय डेल u2, राइट, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर अ सिस्टम व्हिच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई है, कंडीशन आ गई है फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्वेशन नंबर 5. अब अगर मैं यहाँ पे डेल सिग्मा बाय डेल u को 1 बाय टॉ के इक्वल कर दूं, ठीक है, तो मैं कर सकती हूँ, मैं इस चीज को एक कांस्टेंट के इक्वल ले रही हूँ, वो कांस्टेंट में क्या कह रही हूँ, दैट इज 1 बाय टॉ. ठीक है, अच्छा, सो अगर डेल सिग्मा बाय डेल u 1 बाय टॉ के इक्वल है तो डेल सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय डेल u1 जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय टॉ 1. सिमिलरली डेल सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय डेल u2 इज इक्वल टू 1 बाय टॉ 2, राइट. सो दिस इज इट. अच्छा, अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 के डेल सिग्मा 1 divided by del sigma 2 is equal to del sigma 2 divided by del sigma del u2. ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, कि ये वाली चीजें तो आपस में इक्वल होती हैं. तो जब ये इक्वल होती हैं इसका मतलब हुआ कि ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है. इट मींस कि हमारे पास 1 बाय टॉ 1 इज इक्वल टू 1 बाय टॉ 2 है, राइट. ठीक है, तो अगर मैं इनको न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये चीज आती है, टॉ 1 इज इक्वल टू टॉ 2. और दूसरी चीज ये होती है कि जो टॉ होता है इट एक्चुअली एक्ट्स एज टेम्परेचर. अगर आप इस इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करें, एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये चीजें इक्वल आती है. सो इट इज, सिंस इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर कोर्स, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी. अच्छा जनाब, सो पुटिंग इन वैल्यूज इन इक्वेशन बी. अब इक्वेशन बी हमारे पास कहाँ है, इक्वेशन नंबर बी है हमारे पास ये. ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. ठीक है, वैल्यूज जब हमने पुट की तो हमारे पास क्या आया, 1 बाय टॉ 1 माइनस 1 बाय टॉ 2 इंटू डेल u1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 हम क्यों कह रहे हैं, ग्रेटर देन 0 हम इसलिए कह रहे हैं कि जो 1 बाय टॉ 1 माइनस 1 बाय टॉ 2 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इन दैट केस हमारे पास ये वाली चीज क्या आएगी, it will always be greater than 0. We can, from this equation we can deduce that if one of the compartments has greater temperature then it will increase the energy of the other compartment. ठीक है, यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि अगर हमारा एक कंपार्टमेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो दूसरे कंपार्टमेंट का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा. बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप एक हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को एक साथ रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो भी एकदम से गर्म होने लगता है. ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट. अच्छा जनाब, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. अच्छा, एक चीज है कि अगर हमारे पास टॉ 1 टॉ 2 के इक्वल आ जाएगा तो क्या वो वाली कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये वाली चीज पॉसिबल है कि नहीं है. ये वाली चीज जो है ना, टॉ 1 इज इक्वल टू टॉ 2, ये वाली कंडीशन तब है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम हो. ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच जाएं. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले लाजमी है कि हमारे पास एक कंपार्टमेंट जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो और दूसरे कंपार्टमेंट का टेम्परेचर
कम हो। ठीक है, अगर हमारे पास tau1 इज इक्वल टू tau2 होता है, उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, ये ग्रेटर देन के बजाय यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास tau1 मस्ट बी ग्रेटर देन tau2, राइट? ठीक है जी, आई मीन आइदर tau1 और tau2 कोई भी एक जो है ना उसको ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को ज्यादा होना चाहिए, एल्स हमारे पास फिर हम तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा, एल्स नहीं। सो नाउ आई मूव टुवर्ड्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू द लिंक अगेन।